छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र के बारे में। जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं जो अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं। यही कोशिकाएं लगातार वृद्धि और विभाजन करके एक बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर का निर्माण करती हैं। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने इसीलिए कोशिकाओं को जीवन की आधारशिला कहा था। एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार विभाजन करती हैं। मतलब एक कोशिका डिवाइड होकर के दो कोशिका बना लेती है। कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन का गुण होता है। ऐसा किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। यानी ये न्यू सेल्स हुई, यानी डॉटर सेल है ये। तो ये किससे बनी है? अपने से पहले वाली कोशिका से। ठीक है, यानी कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। और कोशिकाओं में होता है विभाजन, यानी ये कोशिका फिर से विभाजित होगी। ये भी क्या करेगी? दो कोशिका में डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से विभाजन का क्रम चलता रहेगा और एक सिंगल सेल विभाजित होकर के असंख्य कोशिकाएं बनाएंगी और एक बहुत विशाल पौधे या जंतुओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर जो पदार्थ होते हैं, कि कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रीय पदार्थ, क्रोमोसोम होते हैं इसमें, और चारों तरफ इसके होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अगर कोई कोशिका बार बार विभाजित हो रही है तो विभाजन का मतलब ये हुआ कि ये अपने पदार्थों का बंटवारा कर रही है। ये कोशिका क्या कर रही है? अपने पदार्थों का बंटवारा कर रही है, यानी आधा आधा दो कोशिकाओं को दे रही है। तो इस तरीके से अगर लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहीं और अपने पदार्थों का बंटवारा करती रही तो पहले स्टेप में क्या होगा? इसका पदार्थ आधा हो जाएगा। इसका पदार्थ क्या होगा? इस कोशिका की अपेक्षा आधा हो जाएगा। दूसरे स्टेप में जब ये विभाजित होंगी तो इनमें भी यही स्थिति आएगी कि इस कोशिका का पदार्थ आधा हो जाएगा। तो लगातार ये विभाजन करती जाएंगी तो एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पदार्थ की मात्रा घटते घटते कोशिका ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है, जो भी कोशिका इसको भी विभाजन करना होता है वो विभाजन से पहले अपने पदार्थों का क्या करती हैं? डुप्लीकेशन करती हैं। यानी इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं इनका ये संश्लेषण करके उसको मात्रा में डबल कर लेते हैं। अब मान लो ये कोशिका है, इसको विभाजन करना है तो ये विभाजन तब तक नहीं करेगी जब तक इसके सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? डबल नहीं हो जाएंगे। यानी कि ये एक फेज से गुजरेगी और उस फेज को कहेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी कि ये वृद्धि करेगी। सबसे पहले वृद्धि करेगी मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रकीय पदार्थ डीएनए है तो डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? डबल होगी। केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल हैं वो सब क्या हो जाएंगे? उनका संश्लेषण होगा और उनकी मात्रा डबल हो जाएगी। और जब इस कोशिका में सारे पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि कोशिका के आकार में भी वृद्धि हो जाएगी। कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाएगी। ये कोशिका अब विभाजन के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कोशिकाएं सबसे पहले वृद्धि करती हैं। वृद्धि करने के बाद जब इनकी मात्रा डबल हो जाती है तब ये विभाजन करके दो कोशिका बना लेती हैं और इन दोनों कोशिकाओं में इसकी आधी आधी मात्रा चली जाती है। इस प्रकार से जो नई कोशिका बनती है वो अपनी पुरानी कोशिका के बिल्कुल समान होती है। अब ये कोशिका विभाजन से जो नई कोशिका बन रही है ये तुरंत विभाजित नहीं होगी। ये क्या करेगी? यही चक्र फिर से दोहराएगी। यानी कि फिर से ये कोशिका ग्रोथ करेगी और जब इसके अंदर का मटेरियल डबल हो जाएगा तब ये फिर विभाजन करेगी। यानी जो कोशिकाएं हैं वो कंटिन्यू क्या करती हैं? ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद में डिवीज़न। पहले वृद्धि करेंगी फिर विभाजन, फिर ये कोशिका वृद्धि करेगी और फिर से विभाजन करेगी। मतलब वृद्धि और विभाजन का चक्र
ये निरंतर रूप से चलता रहता है और इसी को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका चक्र में कौन सी घटनाएं होती हैं, वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, इसके अंदर के जितने भी पदार्थ हैं इनका डुप्लीकेशन होता है। विभाजन में क्या होता है, जब पदार्थ डुप्लीकेट हो जाते हैं यानी अधिक संख्या में हो जाते हैं तो कोशिकाएं दो भागों में बट जाती हैं और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल की डेफिनीशन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, क्योंकि वृद्धि और विभाजन में कई घटनाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो कोशिका चक्र क्या है, देखिए विभिन्न क्रमिक घटनाएं जिसमें कोशिका अपने जीनोम तथा कोशाद्रव्य पदार्थों का द्विगुणन करके दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कोशिका चक्र जो है एक क्या है, चक्रीय घटना है। कोशिका चक्र एक चक्रीय घटना है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का यानी गुणसूत्रों को और कोशिका द्रव्य के जो पदार्थ हैं इनका द्विगुणन करती है, इनकी मात्रा बढ़ा देती है, डबल कर देती है और एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसी को कहते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, जितनी भी कोशिकाएं हैं ये कंटिन्यू विभाजन करती हैं, लेकिन दो विभाजन के बीच में कुछ गैप भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना ली और ये दो कोशिकाएं तुरंत फिर विभाजित हो जाएं, ऐसा नहीं है। इनके विभाजन के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। दो विभाजन के बीच का अंतर, दो विभाजन के बीच के समय को क्या कहेंगे, दो विभाजन के बीच के समय को कहेंगे जनरेशन टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, जनरेशन टाइम। और ये जनरेशन टाइम जो होता है ये अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि जीवाणु कोशिका जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके लिए जनरेशन टाइम कितना होता है, 30 मिनट का होता है। ठीक है, 30 मिनट का होता है। जो ह्यूमन सेल होती है यानी कि मनुष्य की शरीर की कोशिकाएं हैं, ह्यूमन सेल का जनरेशन टाइम होता है 24 आवर्स। ठीक है, ये 24 घंटे में डिवाइड होती है, यानी एक बार डिवाइड हो गई तो दूसरा डिवीजन 24 घंटे के बाद में होगा। इसी प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं का जनरेशन टाइम अलग अलग होता है। ईस्ट सेल जो होती है ये प्रत्येक 90 मिनट पे डिवाइड होती है, 90 मिनट में इसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर 30 मिनट पे जीवाणु कोशिका विभाजित होकर के अधिक संख्या में जीवाणुओं को बनाती है। यहाँ एक प्रश्न है कि अगर एक जीवाणु कोशिका 30 मिनट में एक बार विभाजित होती है तो 10 घंटे में वो कितने जीवाणु कोशिका बनाएगी। ठीक है, एक जीवाणु कोशिका 30 मिनट में एक बार विभाजित होती है तो 10 घंटे में कितने जीवाणु कोशिका बनाएगी, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में भेजना। ठीक है, तो सेल साइकिल में कोशिकाएं अपने पदार्थ का डुप्लीकेशन करती हैं और फिर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल साइकिल की स्टडी हार्वर्ड ने किया था। एक साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड एंड पेल्क। हार्वर्ड एंड पेल्क ने सेल साइकिल की स्टडी की थी और इन्होंने सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किया था। तो हार्वर्ड ने कोशिका चक्र को, सेल साइकिल को दो अवस्थाओं में विभाजित किया, अंतरावस्था या इंटरफेज और दूसरा विभाजन अवस्था। इसको माइटोटिक फेज या एम फेज भी कहते हैं। अंतरावस्था के दौरान कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, यानी अंतरावस्था में विभाजन नहीं होता है। अंतरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, इनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है और ये पूरे सेल साइकिल का लगभग 95% होती है। पूरे सेल साइकिल का कितना भाग होता है ये, लगभग 95%, और शेष 5% विभाजन अवस्था होती है। यानी सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, अंतरावस्था। अंतरावस्था में कौन सी घटनाएं घटती हैं, ग्रोथ होता है। अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिकाओं में ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, इंटरफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज।
जो डिवीजन फेज है इसको भी दो सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और जो दूसरी अवस्था होती है वो है साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार से पूरे सेल साइकिल को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1, S, G2। जो डिवीजन फेज है उसको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, अब देखते हैं कि जीवन में क्या होता है। जीवन फेज, जीवन फेज इंटरफेज की सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। ये इंटरफेज का लगभग 40 से 50% समय लेती है। 40 से 50% टाइम जीवन फेज में ही होता है। और ये इस अवस्था में जो कोशिका होती है ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इसमें पदार्थों का संश्लेषण बहुत ही तीव्र गति से होता है। जीवन अवस्था में क्या होता है, डीएनए के निर्माण के लिए, यानी कि जो डीएनए का संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब पदार्थ जीवन फेज में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, इन पदार्थों के संश्लेषण से कोशिकाएं बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि करती हैं। जीवन फेज के बाद में जो दूसरा फेज आता है एस फेज। एस फेज ये जीवन फेज से छोटा होता है, ये लगभग 30 से 40% का टाइम लेता है। पूरे अंतरावस्था का एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में होता है। ये क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। और केंद्रक में डीएनए धागे के रूप में पाए जाते हैं और इन धागों को कहते हैं क्रोमैटिन। ये धागे क्या होते हैं? क्रोमैटिन के धागे होते हैं। ठीक है, अब हम अगर ह्यूमन सेल का एग्जांपल लें तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब इस प्रकार के 46 जो धागे हैं, क्रोमैटिन हैं, वो इस केंद्रक में पड़े रहते हैं। ठीक है, जब एस अवस्था शुरू होती है तब इन्हीं क्रोमैटिन में रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। यानी क्रोमैटिन किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और डीएनए में शुरू हो जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है वो अपने ही समान एक और कॉपी बना लेता है, अपने ही समान एक और कॉपी बना लेता है। यानी जो 46 क्रोमोसोम थे वो अपने ही समान एक एक कॉपी बना लिए, मतलब 46 कॉपीज और बन गई। गुणसूत्रों की संख्या में, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, बस प्रत्येक क्रोमोसोम का दो दो कॉपी होगा। ठीक है, यानी कि मान लो एक क्रोमैटिन ये था तो ये रेप्लिकेशन करके एक क्रोमैटिन और बना लिया। ठीक है, यानी एक साथ दो क्रोमैटिन हो गए, इसकी दो कापियाँ होगी और दोनों कापियाँ एक दूसरे से कहीं पर जुड़ी हुई होती हैं और इस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार से केंद्रक के अंदर जितने भी क्रोमैटिन धागे होते हैं उन सब की सिंथेसिस हो जाती है, रेप्लिकेशन होता है और वो सब डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो एस फेज में दो मुख्य घटनाएं घटती हैं। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा किसका संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही जब डीएनए की क्वाइलिंग शुरू होती है
डीएनए कॉइल्ड होके क्या बना लेता है, क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, इंटरफेज की एस फेज में होता है। जब डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, इसके बाद अब कोशिका एंटर करती है कहाँ पे, G2 फेज में। कोशिका एंटर करती है G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, ये फेज क्या होती है, इससे भी छोटी अवस्था होती है, लगभग 10 से 20% का टाइम लगता है, क्योंकि अधिकांश ग्रोथ G1 फेज में हो चुका था। अब जो कुछ बचे कुचे प्रोटीन्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनका डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है। यानी जो ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनका संश्लेषण होगा और कोशिका आकार में बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कोशिका G1, F और G2 फेज के बाद अब ये डिवीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, इसके बाद से शुरू होता है M फेज। इंटरफेज एंड M फेज। ठीक है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में दो अवस्थाएं थी, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज की जो तीनों अवस्थाएं थी, G1, S और G2 अवस्था, ये कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि कोई जो सेल थी, अब इस सेल में कंप्लीटली ये ग्रोथ हो चुकी है, सारे पदार्थों का डुप्लीकेशन हो चुका है, ये सेल पूरी तरीके से तैयार है। मतलब इंटरफेज समाप्त हो चुकी है। इंटरफेज के तुरंत बाद एम फेज शुरू होता है, इसे माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज को दो सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। यानी कि एक केंद्रक है, तो इस कोशिका में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेगा, और इस केंद्रक के अंदर प्रत्येक क्रोमोसोम की जो दो दो कापियां बनी थी, वो एक एक कॉपी कहाँ चली जाएगी, दोनों केंद्रक में चली जाएगी। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को ही कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, ये भी 4 सब फेजेस में होती हैं। कौन कौन सी फेज होती हैं कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हुए एक केंद्रक दो उत्तरी केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। जब केंद्रक डिवाइड हो जाता है, फिर ये प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक विभाजन के बाद में ये कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब ये कोशिका थी, इंटरफेज अवस्था से होते हुए इसमें ग्रोथ हो गई, अब ये डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल बना लिया। अब ये डॉटर सेल फिर यही चक्र दोहराएंगी, ये भी इंटरफेज में जाएंगी, फिर इसमें ग्रोथ होगा और फिर डिवाइड होगा। तो ग्रोथ और डिवीजन का जो चक्र है लगातार चलता रहता है, इसी चक्र को कहते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जी फेज में, यानी कि G1 फेज में एंट्री करते ही वहीं रुक जाती हैं। मतलब कि ये G1 फेज के बाद S फेज और G2 फेज में नहीं आती हैं। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं,
हमारे शरीर में है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लांट में वेसल्स हैं, ठीक है। ये सीप ट्यूब है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जब इंटरफेज में एंट्री करती हैं, यानी इंटरफेज में एंट्री की, तो इंटरफेज की जो पहली अवस्था होती है जीवन फेज यानी ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ फेज में ही रह जाती है। मतलब इनमें जो आवश्यक पदार्थ हैं, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, इन सब का संश्लेषण होता है और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। सिर्फ क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। ये एस फेज G2 फेज में नहीं जाती हैं और इसके बाद डिवीजन फेज आता है, यानी कि जब इंटरफेज में ही रह जाती, आगे बढ़ती ही नहीं है, तो इनका डिवीजन नहीं होता है। ये जीवन पर्यंत क्या रहती हैं, ग्रोथ फेज में ही पड़ी रहती हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है। तो इसलिए जीवन जो अवस्था होती है इसको कहते हैं G0 फेज, G0 फेज। यानी कि जो नर्व सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वेसल्स और सीव ट्यूब की जो सेल्स हैं, इनमें जीवन फेज पाया जाता है और ये पूरी लाइफ अपने जीवन फेज में ही रुकी रहती हैं। इनमें सिर्फ ग्रोथ होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। इस डायग्राम के माध्यम से पूरे सेल साइकिल को समझ सकते हैं। ये कोशिका है जो विभाजन से प्राप्त हुई है। अब ये कोशिका किस अवस्था में एंट्री करेगी, इंटरफेज में। यानी इंटरफेज कितना होता है, पूरे सेल साइकिल का 95% होता है। यानी यहाँ से इंटरफेज शुरू होता है और यहाँ समाप्त होता है। इंटरफेज में 3 सब फेज थे, G1, S और G2 फेज। ये कोशिका सबसे पहले जीवन फेज में एंट्री करेगी, ठीक है। 40 से 50% टाइम इसमें वो लगेगा। इस कोशिका में ग्रोथ होगा। इसके बाद ये एस फेज में एंट्री करेगी, यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होगा, यानी डीएनए की सिंथेसिस इस कोशिका इस अवस्था में होगी। इसके बाद G2 फेज में जाएगा और G2 फेज के बाद कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। फिर ये लगभग 5% टाइम में, यानी बहुत कम समय में विभाजित हो जाएगी 2 डॉटर सेल्स में। फिर यही डॉटर सेल इस चक्र को दोबारा दोहराएंगी और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। इसी चक्र को कहेंगे कोशिका चक्र। धन्यवाद।